नेटफ्लिक्स 2026 में सिर्फ एक स्ट्रीमिंग ऐप नहीं बल्कि एक ग्लोबल कल्चर पावर हाउस बन चुका है। आज इसके पास दुनिया भर में 325 मिलियन से भी ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं। अगर ग्रोथ की बात करें तो पिछले 13 सालों में इसने 1000% से भी ज्यादा की हैरत अंगेज ग्रोथ देखी है। आज नेटफ्लिक्स का ईयरली रेवेन्यू $51 बिलियन को पार कर चुका है। ये कंपनी आज WWE और NFL जैसे स्पोर्ट्स जायंट्स के साथ लाइव स्ट्रीमिंग डील्स कर रही है और इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ मिलकर ग्लोबल लेवल पर कोलैबोरेशन कर रही है। लेकिन सोचिए, जो कंपनी आज हॉलीवुड और बॉलीवुड को कंट्रोल कर रही है, उसकी शुरुआत एक छोटे से $40 के फाइन से हुई थी। कैसे एक डीवीडी रेंटल बिजनेस ने पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। नेटफ्लिक्स की कहानी से आप सीखोगे कि भले कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन तुम्हें खुद पर बिलीव है तो तुम सबको गलत साबित कर सकते हो। साल 1997 रीड हेस्टिंग्स नाम का एक आदमी एक मूवी रेंटल स्टोर के बाहर खड़ा है और उसके हाथ में $40 का फाइन बिल है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपोलो 13 की कैसेट लौटाने में थोड़ी देर कर दी थी। उस वक्त की सबसे बड़ी कंपनी ब्लॉकबस्टर के लिए ये फाइन सिर्फ एक पैसे कमाने का जरिया था, लेकिन रीड के लिए ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट थी। उसने उसी वक्त सोचा, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ लोग बिना किसी फाइन के मूवीज एंजॉय कर सकें। किसी ने नहीं सोचा था कि ये $40 का गुस्सा एक दिन $200 बिलियन की इंडस्ट्री खड़ी कर देगा। रीड ने अपने दोस्त मार्क रेंडोल्फ के साथ मिलकर नेटफ्लिक्स की शुरुआत की। उस वक्त लोग VHS कैसेट्स यूज करते थे जो बहुत भारी थी और उसे पोस्ट से भेजना नामुमकिन था। लेकिन तभी मार्केट में आई DVD। ये पतली थी, हल्की थी और एक लिफाफे में आराम से आ सकती थी। नेटफ्लिक्स ने DVD बाय मेल की सर्विस स्टार्ट की, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। Amazon ने उन्हें खरीदने की पूरी कोशिश की, लेकिन रीड ने साफ मना कर दिया। उनका बैंक बैलेंस खाली हो रहा था और लोग अभी भी पुराने तरीके से मूवीज रेंट कर रहे थे। रीड हेस्टिंग्स ब्लॉकबस्टर के CEO के पास गया और एक ऑफर रखा, आप नेटफ्लिक्स को $50 मिलियन में खरीद लो और हम आपका ऑनलाइन पोर्टल संभालेंगे। ब्लॉकबस्टर के CEO ने रीड का मजाक उड़ाया और उन्हें ऑफिस के बाहर निकाल दिया। उन्हें लगा था कि नेटफ्लिक्स उनके सामने एक छोटा सा चूहा है जो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन यहाँ नेटफ्लिक्स ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने सब्सक्रिप्शन मॉडल निकाला। एक बार पैसे दो और जितनी मर्जी चाहे उतनी मूवीज देखो, कोई लेट फी नहीं, कोई टेंशन नहीं। लोगों को ये फ्रीडम इतनी पसंद आई कि लोग ब्लॉकबस्टर को छोड़कर नेटफ्लिक्स पर शिफ्ट होने लगे। 2007 तक नेटफ्लिक्स की DVD सर्विस हिट थी, लेकिन रीड को पता था कि फ्यूचर इंटरनेट का है। उन्होंने स्ट्रीमिंग लॉन्च की। उस वक्त इंटरनेट स्लो था, लोग हंसते थे कि कौन ऑनलाइन मूवीज देखेगा। लेकिन नेटफ्लिक्स ने एक और स्मार्ट मूव किया। उन्होंने सिर्फ मूवीज नहीं दिखाई, बल्कि ये नोटिस किया कि लोग क्या देखना पसंद करते हैं। उन्हें पता चल गया कि आपको एक्शन पसंद है या रोमांस, और वही दिखाना शुरू कर दिया। 2010 तक वही ब्लॉकबस्टर जिसने नेटफ्लिक्स का मजाक उड़ाया था, वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई और बंद हो गई। जब बड़ी कंपनीज ने नेटफ्लिक्स को अपनी मूवीज देने से मना किया तो नेटफ्लिक्स ने वो किया जो कृष्णन नायर ने लीला लेस के साथ किया था। उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। हाउस ऑफ कार्ड्स उनका पहला बड़ा रिस्क था। उन्होंने $100 मिलियन लगा दिए सिर्फ ये देखकर कि उनका डेटा कह रहा है कि लोग इस डायरेक्टर और एक्टर को पसंद करते हैं। आज नेटफ्लिक्स सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक प्रोडक्शन हाउस है। स्ट्रेंजर थिंग्स से लेकर स्क्विड गेम्स तक उन्होंने पूरी दुनिया का टेस्ट बदल दिया। आज नेटफ्लिक्स 190 से ज्यादा कंट्रीज में है। वो $40 की फाइन जो रीड हेस्टिंग्स को देना पड़ा था, उसने एक पुरानी इंडस्ट्री को खत्म करके एक नई दुनिया बना दी। रीड कहते हैं, मोस्ट एंटरप्रेन्योरियल आइडिया विल साउंड क्रेजी, स्टूपिड एंड अनकॉमिक, एंड देन दे विल टर्न आउट टू बी रिच। नेटफ्लिक्स की कहानी हमें सिखाती है कि जब दुनिया आप पर हंसे तो समझ लेना आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।